जय हिंद एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ 9th की चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में रिवाइज की थी। आपको नोट्स में सिर्फ और सिर्फ लास्ट लेक्चर के जितने भी लेक्चर दिए गए हैं वहाँ से फ्लो चार्ट मेंशन करना है, राइट। उसके बाद आपकी हेडिंग होगी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल, राइट। जब हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मैंने आपको बताया था कि मैटर जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। जब लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली मीन्स बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, उसी को मैंने बताया था कि क्या बोलते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बट एटम या मॉलिक्यूल होते क्या हैं, जरा उनको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। तो बच्चा पार्टी जो एटम होता है वह फ्रीली एग्जिस्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। मीन्स वह नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट भी कर सकता है या नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। बट जो मॉलिक्यूल होता है उसका फ्रीली एग्जिस्टेंस होता है, मीन्स वह आइसोलेटेड फॉर्म में क्या नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है डेफिनेशन, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट फ्रीली। मीन्स जो नेचर है उसमें एटम फ्रीली एग्जिस्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th 10th में, नाम तो सुना ही होगा, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यह एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, यह एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। बट जो नोबल मेटल्स हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर है, नोबल गैसेस आप ले लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट मींस एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, राइट। इसलिए मैंने लिख कर रखा कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट फ्रीली। क्लियर। मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है। क्लियर। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आपको ध्यान रखना है कि दोनों में डिफरेंस, एटम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, बट मॉलिक्यूल नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है। क्लियर। अब मॉलिक्यूल की बात आए तो मॉलिक्यूल बच्चा पार्टी दो टाइप का होता है। पहला जो होता है वह होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है और दूसरा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। कैसा? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसी को बच्चा पार्टी हम बोल सकते हैं होमो न्यूक्लियर। क्या? होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। दूसरा आपका जो है वह क्या है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, राइट, या हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। नाम से क्लियर है, होमो और हेट्रो। होमो का मतलब होता है बच्चा पार्टी सेम। क्या? सेम। हेट्रो का मतलब जो होता है वह क्या होता है? डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। होमो एटॉमिक या होमो न्यूक्लियर की अगर बात हम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेम एटम प्रेजेंट हो, सेम न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। लाइक आप देखो हाइड्रोजन की बात करें, H2, O2, F2, Cl2, Br2, N2, ETC कर लेना। तो ये आपका क्या है? होमो एटॉमिक के एग्जांपल्स हैं। बट हेट्रो एटॉमिक की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जैसे HCl, HBr आप देख रहे हैं ना, ये NaCl, ये सब किसके एग्जांपल है बच्चा पार्टी? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स है। क्लियर। जो मॉलिक्यूल होता है वह एलिमेंट या किसी कंपाउंड का ऐसा पार्ट होता है जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है। क्लियर। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई।
फर्स्ट हेडिंग आपकी फर्स्ट हेडिंग फिनिश हो गई है। सेकेंड हेडिंग जो है वह लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, जिसे आप 9th में पढ़े हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके बच्चा पार्टी, अब ये लॉज मीन्स होते क्या हैं, राइट? ऐसे लॉज जिनसे केमिकल रिएक्शन कंट्रोल होता है, या कह सकते हैं दोज लॉज अकॉर्डिंग टू व्हिच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इसमें 5 हैं। पहला आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लियर। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट proportion, राइट। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल proportion। फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल proportion, राइट। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल proportion आगे आप कर लेंगे। फिफ्थ है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, राइट। इतनी लॉ आपको पढ़ना है, क्लियर है। फिर आप डाल्टन्स लॉ, ये 5 लॉ जो होते हैं इनका कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपको डाल्टन लॉ भी यहाँ पढ़ाया जाएगा, और स्टेट ऑफ मैटर एक चैप्टर है, वहां पर भी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपको पढ़ाया जाएगा, क्लियर है। तो ये आपको पढ़ना है, और ये 2 पॉइंट आप कहाँ पढ़ चुके हैं, 9th में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या लॉ ऑफ, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। बाद में जब आइंस्टीन ने मास को किस में कन्वर्ट कर लिया बच्चा पार्टी, एनर्जी में, E=mc² से, राइट। और दूसरा जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है, जिसे आप 9th में पढ़े हुए हैं। तो हम लोग चलते हैं अपनी फर्स्ट हेडिंग बनाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। law of conservation of mass, इसे एंटोइन लेवोसियर ने इंट्रोड्यूस किया है। लेवोसियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इंट्रोड्यूस किया है, और इन्होंने कहा मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, क्लियर है। स्टेटमेंट आपको रटा हुआ है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब क्या है, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द मास ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट्स, क्लियर। जो प्रोडक्ट का मास होगा वह हमेशा और हमेशा किसके मास के बराबर होगा बच्चा पार्टी, रिएक्टेंट के। इसका मतलब क्या, अगर हम इस पर मैथ लगाएं तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। लिख सकते हैं कि नहीं बच्चा पार्टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमें कहां से मिला, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब भाई किसी को अगर समस्या होगी, किसी को भी डाउट होगा किस पर, रिएक्टेंट क्या होता है और
प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये जो होता है बच्चा पार्टी किसी भी रिएक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल होता है। कैसा? स्टार्टिंग मटेरियल होता है। क्लियर? और ये जो होता है फाइनल, राइट, फाइनल सब्सटेंस बनता है या मटेरियल। क्लियर? जो रिएक्शन के दौरान बनता है। क्लियर? तो किसी रिएक्शन में या किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो भी स्टार्टिंग मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो उस रिएक्शन के दौरान बनता है, राइट, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? फिर से सुन लीजिएगा, किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक आपको करके हम दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को बच्चा जब हीट किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। क्लियर? यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। इस पर हमें क्या लगाना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना है। क्या लगाना बच्चा पार्टी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये देखो, ये क्या है? रिएक्टेंट है, और ये दोनों आपस में क्या है बच्चा पार्टी? ये प्रोडक्ट्स है। क्लियर? अब जरा देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मास ऑफ रिएक्टेंट्स ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर? अब हमें लगाना है इसके मास की बात अगर हम कर रहे हैं तो मास का मतलब बच्चा है एटॉमिक मास से। किससे है बच्चा? एटॉमिक मास से। क्लियर? हम क्या करेंगे? सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालेंगे और फिर उसको जोड़ करके इस कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को लाइमस्टोन बोलते हैं, इसका क्या निकाल लेंगे? मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। फिर कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। फिर हम देखेंगे इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो चलते हैं, जरा देखिए, जिनको नहीं पता वो जानते रहे। कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम या यूनिफाइड मास करके ले लीजिए AMU से, राइट। ऑक्सीजन का बच्चा पार्टी 16 ग्राम या यूनिफाइड मास होता है। कैल्शियम का 40 यूनिफाइड मास होता है। इतने से आपका निकल जाएगा। क्लियर है? ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? एटॉमिक मास लिखा है डिफरेंट एटम्स के। अब हमें क्या करना है? मास ऑफ रिएक्टेंट निकालना है। जरा देखो कैसे निकालते हैं। कैल्शियम है, कैल्शियम का कितना एटम है? एक एटम है, तो इसमें 40 प्लस कार्बन है, कार्बन का कितना एटम है? एक एटम है, तो कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी? 12 प्लस ऑक्सीजन का 3 एटम, तो 3 लिखा, मल्टीप्लाइड बाई एक एटम का एटॉमिक मास 16 है, तो कितना आ गया? ये ऐड कर दो, ये 52 हो गया प्लस ये 48 हो गया और इक्वल टू क्या आ गया? 100 AMU या 100 ग्राम, जिसमें भी आप मेंशन करना चाहते हैं। क्लियर है? अब जरा यहां पर जरा देखो तो इसमें आप निकालोगे तो कैल्शियम को कितना आ जाएगा? 40 प्लस ऑक्सीजन का 16 बराबर 56 आया यूनिफाइड मास, और इधर निकालोगे तो कार्बन का 12 प्लस 2 इंटू 16 और आपको मिलेगा क्या? 44 यूनिट। क्लियर? अब जरा आपको किसका निकालना बच्चा पार्टी? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का जब निकाले जाओगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के मॉलिक्यूलर मास को आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। जब आप ऐड करोगे तो जरा देखो, इन दोनों को ऐड कर लो आप, क्या मिलेगा? आपको मिल गया 100 दिस, राइट। तो आप इन दोनों में देख क्या रहे हैं कि यहां से क्या हम एनालिसिस निकाल रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या है? मास हमेशा इक्वल है, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला लेकर आया, क्या? E इक्वल टू mc स्क्वायर। क्या बच्चा? E इक्वल टू mc स्क्वायर। ध्यान देना, आइंस्टीन ने बोला कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, राइट।
तो ये आपका रहा क्या बच्चा पार्टी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और हम लोग कल जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर न्यूमेरिकल देखेंगे, या हो सकता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनिट प्रोपोर्शन स्टार्ट करें, फिर सारे लॉज को पढ़ा करके लास्ट में आपको न्यूमेरिकल सिखाया जाए। ध्यान रखिएगा आप लोग न्यूमेरिकल के लिए तैयार रहिएगा। हाँ, एक चीज़ और, मंडे से हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर मेरे चैनल पर भी आपको 11th की लेक्चर मिलने लगे। यूट्यूब चैनल का नाम है लेट्स केम स्टडी, वहाँ पर आप सर्च करिएगा यूट्यूब पर, मैं यहाँ लिख कर दे रहा हूँ आपको, लेट्स केम स्टडी, राइट। इसको सर्च करके सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जो भी वीडियोस आपके क्लास के आपको मिलेंगे उसको देखिएगा, और अगर पसंद आएगा तो लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, जितना अधिक से अधिक हो सकते हैं शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।